नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसने मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। यह कहानी है दो देशों की जो कभी दोस्त थे लेकिन आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं, ईरान और इजराइल। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए और जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें और ड्रोनों से पलटवार किया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि दशकों पुरानी दुश्मनी का एक नया और खतरनाक अध्याय है। आज हम जानेंगे कि कैसे इन दोनों देशों के बीच की दोस्ती दुश्मनी में बदली, आज हो क्या रहा है, इस पूरे खेल में अमेरिका का क्या रोल है और भविष्य में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसे समझने की कोशिश करेंगे अतीत की परतों से कि आखिर दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदल गई। तो ये दोस्ती का जो दौर चला वो चला 1948 से लेकर 1979 तक। एक अप्रत्याशित गठबंधन ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी का इतिहास जितना गहरा है उतना ही हैरान करने वाला भी है। उनकी दोस्ती की कहानी 1948 में जब इजराइल का गठन हुआ तो पश्चिमी एशिया के अधिकांश मुस्लिम देशों ने उसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन ईरान और तुर्की ने इजराइल को राष्ट्र का दर्जा दिया, जो उस समय एक अप्रत्याशित कदम था। उस समय ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जिनका झुकाव पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका और इजराइल की ओर था। 1950 से 1979 तक शाही ईरान और इजराइल के बीच घनिष्ठ संबंध बने रहे। इसमें सैन्य और खुफिया क्षेत्रों में भी गहरा सहयोग शामिल था। ईरान इजराइल को तेल की आपूर्ति करता था और बदले में इजराइल ने ईरान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में मदद की। इस दोस्ती का आधार परिधीय सिद्धांत मतलब पेरीफेरल डॉक्ट्रिन पर था, जहां दोनों देश अरब शक्तियों को अपने लिए खतरा मानते थे। एक ऐतिहासिक मोड़ ईरान और इजराइल संबंधों में 1979 की इस्लामिक क्रांति एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई जिसने दोस्ती को कट्टर दुश्मनी में बदल दिया। इस क्रांति ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के नेतृत्व वाली पश्चिमी समर्थित राजशाही को समाप्त कर दिया और ईरान को एक इस्लामी गणराज्य में तब्दील कर दिया। अगस्त 1978 में सिनेमा हॉल रैक्स में आग लगने की घटना ने जन आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद फ्रांस से लौटे अयातुल्लाह खोमेनी ने ईरान में इस्लामिक शासन की नींव रखी। खोमेनी के नेतृत्व में ईरान दुनिया का पहला कट्टरपंथी शिया इस्लामी गणराज्य बन गया। इस क्रांति के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल के साथ अपने सभी औपचारिक और राजनयिक संबंध तोड़ लिए। इजरायली दूतावास को बंद कर दिया गया और उसे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब PLO को सौंप दिया गया। ईरान ने इजराइल को इस्लाम का दुश्मन और छोटा शैतान घोषित कर दिया, जबकि अमेरिका को बड़ा शैतान कहा। ईरान ने इजराइल को एक अवैध और कब्जाया हुआ देश मानना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि इजराइल ने फिलिस्तीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है। इसके साथ ही ईरान ने फिलिस्तीनी लड़ाकों और इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले अन्य मुल्कों के संगठनों का सक्रिय रूप से समर्थन करना शुरू कर दिया। 1979 की क्रांति के बाद ईरान और इजराइल के बीच सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन 1980 के दशक से एक अप्रत्यक्ष संघर्ष जिसे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है लगातार जारी रहा। ईरान ने विभिन्न क्षेत्रीय सशस्त्र गैर राज्य समूहों का एक नेटवर्क विकसित किया है जो उसे बिना सीधे युद्ध में उतरे इजराइल को चुनौती देने में सहायता करता है। लेबनान और हिजबुल्लाह 1982 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के दौरान ईरान ने हिजबुल्लाह को शस्त्रास्त्र और शिक्षण देकर उसका समर्थन किया। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुआ लेबनान युद्ध सीधे तौर पर हिजबुल्लाह द्वारा लड़ा गया था, लेकिन इसे व्यापक रूप से ईरान के प्रॉक्सी युद्ध के रूप में देखा गया। समझते हैं सीरिया का जो गृह युद्ध, सीरिया में 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध ने इजराइल और ईरान के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। ईरान ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया, जिससे सीरिया में उसकी सैन्य उपस्थिति बढ़ गई। अब इजराइल ने इस बढ़ती उपस्थिति को अपने लिए खतरा माना और सीरिया में सक्रिय ईरानी और हिजबुल्लाह सेनाओं पर कई हवाई हमले ठोके। अब हमास और हूती, ईरान ने हमास मतलब गाजा में और हूती यमन से लाल सागर में और इराक व सीरिया से शिया मिलिशिया जैसे सशस्त्र गैर राज्य समूहों का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया। हमास को ईरान से रॉकेट और ड्रोन तकनीक मिलती है और 7 अक्टूबर 2030 के हमले में हमास को ईरान का समर्थन माना गया। इसी तरह यमन के हूती विद्रोहियों को भी ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन मिलते हैं, जिनका उपयोग उन्होंने 2023-24 में लाल सागर में जहाजों पर हमले करने के लिए किया। अब समझते हैं परमाणु कार्यक्रम, जो इजराइल की सबसे बड़ी चिंता। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है और दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। 1980 के दशक में शुरू हुआ ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1990 के दशक से ही अंतर्राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बना हुआ है।
ईरान लगातार यह दावा करता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मतलब IAEA ने बार बार चेतावनी दी है कि ईरान के पास कई परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम उपलब्ध है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम विकास और संवर्धन स्तर वर्तमान में ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, जो हथियार ग्रेड स्तर 90% से थोड़ा कम है। मई 2025 में IAEA की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान का यूरेनियम भंडार 9.2 टन तक होने का अनुमान है, जबकि परमाणु समझौते में इसके लिए 202.8 किलोग्राम की सीमा तय की गई है। हालांकि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने 2024 और 2025 में पता लगाया है कि ईरान इस समय सक्रिय रूप से परमाणु हथियार बनाने का प्रयास नहीं कर रहा है। इजराइल के हमले परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का मकसद इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व पर एक संकट के रूप में देखता है। यही कारण है कि इजराइल ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए प्रतिबंधों और सैन्य कार्यवाही की मांग करता रहा है। इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों और प्रमुख व्यक्तियों को निशाना बनाया है, जिसमें ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या भी शामिल है। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों पर हवाई और ड्रोन हमले किए। अब इजराइल का मुख्य मकसद ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को खत्म करना है, या कम से कम इस पूरी प्रक्रिया को कुछ सालों के लिए टालना है। अब समझते हैं अमेरिका का रोल, दोस्त, दुश्मन या मध्यस्थ। अमेरिका इजराइल संबंध एक अटूट गठबंधन। मध्य पूर्व की भू राजनीति में अमेरिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर इजराइल के संदर्भ में। अमेरिका ने 1948 में इजराइल के गठन को मान्यता दी थी। इजराइल को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ जर्मनी, ब्रिटेन और इटली से भी सैन्य समर्थन प्राप्त हुआ है। वर्तमान युद्ध में भी इजराइल को अमेरिका से भारी सैन्य सहायता मिलती है, जिसमें मिसाइल, इंटरसेप्टर और अन्य हथियार शामिल हैं। अब समझते हैं अमेरिका ईरान संबंध, प्रतिबंध और कूटनीति। अमेरिका और ईरान के संबंध 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही तनावपूर्ण रहे हैं। क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहा। तब से दोनों देशों के बीच प्रतिबंधों और सैन्य टकराव का एक लंबा इतिहास रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। 2015 में ईरान और P5+1 देशों के बीच संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPOA नामक एक परमाणु समझौता हुआ। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में इस समझौते से अमेरिका को हटा लिया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई और ईरान का परमाणु कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ा। मध्य पूर्व में लगभग 40,000 से 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र में बड़े स्थायी ठिकाने और छोटे अग्रिम स्थल शामिल हैं। समझते हैं वर्तमान भूमिका और भविष्य की संभावनाएं। वर्तमान ईरान और इजराइल संघर्ष में अमेरिका की भूमिका निर्णायक हो सकती है। जून 2025 में व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में यह तय करेंगे कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे कूदेगा या नहीं। ट्रंप ने अपने बयानों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे हमला करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा है कि ईरान को बिना शर्त झुकना होगा। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर ईरान मध्य पूर्व में उसके ठिकानों को निशाना बनाएगा तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत से हमला करेगी। कूटनीतिक स्तर पर अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच राजनयिक समाधान के लिए फोन पर बातचीत जारी है। हालांकि ईरान ने कहा कि जब तक इजराइल हमले बंद नहीं करता वह बातचीत में वापस नहीं आएगा। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल ईरान तनाव खत्म कराने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। अब समझते हैं आज की तारीख में क्या हुआ। 2025 का सीधा संघर्ष, हालिया हमलों का विवरण, एक नया अध्याय। 2025 में इजराइल और ईरान के बीच तनाव एक खुले युद्ध के रूप में सामने आया है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों और प्रमुख व्यक्तियों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसे 1973 के अरब इजरायली युद्ध के बाद पश्चिम एशिया का सबसे गंभीर संकट बताया गया है। इजराइल द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले। इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर, परमाणु ठिकानों जैसे नतांग यूरेनियम संवर्धन सुविधा, बोड्रो यूरेनियम संवर्धन सुविधा, ईशान न्यूक्लियर साइट, परचीन परमाणु अनुसंधान केंद्र और सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने सेना को तेहरान में रणनीतिक संबंधित लक्ष्यों पर हमले तेज करने का निर्देश दिया है। अब समझते हैं ईरान की जवाबी कार्रवाई। मिसाइलें और ड्रोन हमले। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायली स्थलों, जिसमें एक तेल रिफाइनरी और आवासीय क्षेत्र शामिल थे,
पर 370 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें ठोक दी। ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली खतरनाक तजील 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने तेल अवीव में तबाही मचाई। ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जिसने इजरायली रक्षा तंत्र को सफलतापूर्वक भेद दिया। इन हमलों में इजराइल में कम से कम 24 इजरायली मारे गए और 500 से अधिक घायल हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में 224 लोगों की मौत हुई है। सैन्य क्षमताएं और युद्ध का खर्च। ईरान और इजराइल दोनों मध्य पूर्व के शक्तिशाली राष्ट्र हैं और उनकी सैन्य क्षमताएं इस युद्ध के परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इजराइल की रक्षा प्रणालियां और आक्रामक क्षमताएं। इजराइल एक तकनीकी रूप से उन्नत देश है, जिसके पास अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम छोटी दूरी, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मध्यम लंबी दूरी और डेविड्स स्लिंग मध्यम दूरी। आक्रामक रूप से इजराइल के पास जेरिको मिसाइलें परमाणु सक्षम मानी जाती हैं और लोरा जैसी सटीक लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। इजराइल ड्रोन निर्माण में अग्रणी है और उसकी साइबर युद्ध क्षमता भी उल्लेखनीय है। ईरान की मिसाइलें, ड्रोन और प्रॉक्सी सेनाएं। ईरान की सैन्य रणनीति इजराइल से बहुत अलग है। यह मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोनों और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों पर निर्भर करती है। ईरान के पास मध्य पूर्व में सबसे बड़ा और विविध बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है, जिसमें खैबर शेकन जैसी मिसाइल है। वह सस्ते और प्रभावी ड्रोनों का उत्पादन करता है, जैसे शाहिद 136। हालांकि ईरान की वायुसेना पुरानी तकनीकों पर आधारित है और उसकी मिसाइलों की सटीकता और गुणवत्ता इजराइल की तुलना में कम है। अब समझते हैं युद्ध का आर्थिक बोझ और इंटरसेप्टर की कमी का खतरा। 2025 में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने इजराइल की रक्षा प्रणालियों पर भारी दबाव डाला है। युद्ध के पहले 2 दिनों में ही इजराइल को लगभग $1.45 बिलियन का खर्च आया है। इजराइल के पास एरो मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी हो सकती है, क्योंकि वह ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इनका तेजी से उपयोग कर रहा है। अब समझते हैं भविष्य की राहें क्या होंगी। युद्ध के संभावित परिणाम। ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक जंग की चिंगारी है जो पूरे मध्य पूर्व और उससे आगे की क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। क्षेत्रीय संघर्ष का विस्तार समझते हैं कि यदि अमेरिका इस युद्ध में पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो परिणाम और अधिक विस्फोटक हो जाएंगे। इस युद्ध का एक चिंताजनक भविष्य यह भी है कि नाटो देश इसमें कूद सकते हैं। रूस खुलकर इजराइल के खिलाफ है, जबकि फ्रांस जैसे देश अब खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ खड़े हैं। अब ईरान ने चेतावनी दी है कि वह हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लाभ के तौर पर बंद कर सकता है। यह कदम पूरी दुनिया के लिए तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का लगभग 20% तेल और LNG व्यापार मार्ग है। ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं। इजराइल का एक और मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन भी है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमेनेई इजराइल के निशाने पर हैं। अब समझते हैं कि शांति की संभावनाएं और चुनौतियां। इस बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए युद्ध विराम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैश्विक शक्तियों, विशेषकर अमेरिका और रूस से आग्रह किया गया है कि वे व्यवस्था बहाल करने के लिए मध्यस्थता में सक्रिय कदम उठाएं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इजराइल ईरान तनाव खत्म कराने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। हालांकि शांति की राह बेहद जटिल है, क्योंकि दोनों पक्षों की मांगें एक दूसरे से विपरीत है। ईरान ने कहा कि जब तक इजराइल हमले बंद नहीं करता वह बातचीत में वापस नहीं आएगा। अब दूसरी ओर इजराइल का लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना और शासन परिवर्तन है। तो हम इसका निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि यह एक अनसुलझी पहेली। ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह मध्य पूर्व की जटिल भू राजनीति, ऐतिहासिक शिकायतों, धार्मिक विचारधाराओं और अस्तित्व के डर का एक मिश्रण है। यह दोस्ती से दुश्मनी तक का एक लंबा सफर है जो 1979 की इस्लामिक क्रांति से शुरू होकर आज एक खुले युद्ध में बदल गया है। अमेरिका की भूमिका एक महत्वपूर्ण कारक है जो इस संघर्ष के भविष्य को आकार देगी। यह युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा रहा है, जिससे तेल आपूर्ति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय या वैश्विक युद्ध में बदल जाएगा, या कूटनीति अंततः शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। यह एक अनसुलझी पहेली है जिसकी अगली चाल पर पूरी दुनिया की नजर है। इस कहानी का अंत क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है कि मध्य पूर्व की यह सुलगती आग अब तक बुझती नहीं, तब तक पूरी दुनिया को अपनी तपिश महसूस होती रहेगी।